हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पहली क्लास बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती है और पहली क्लास में आप इस चैप्टर के काफी सारे वेरिएंट्स के बारे में सीखते हो, काफी सारी चीजें सीख जाते हो इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ। सो बोलने की बात नहीं है, अगर आप सो रहे हो तो प्लीज जाग जाओ, और अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो पढ़ने का मूड बना लो, और नहीं बन रहा है तो मत देखो ना क्लास। जो रिकॉर्डेड देख रहे हो उनके पास ही ऑप्शन है। तो यार ये क्लास देखने के टाइम मैं बस इतना कहूंगा, आज कंसंट्रेट कर लो। आज की क्लास में कंसंट्रेट किया तो आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल बी सॉर्टेड सॉर्टेड फॉर ग्रुप वन। अब ये सब तभी पॉसिबल है जब आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाया और एफर्ट डाला। जहां तक बात है इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के ऊपर अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम इंपॉर्टेंस की बात करें तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अभी तक का जितना हम लोग स्टैंडर्ड देख पा रहे हैं, ये पॉसिबली 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है इस पे। बट आगे जाकर के हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक बड़ा सवाल भी देखने को मिल सकता है। बड़ा सवाल मतलब पूरे 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब वो 14 मार्क्स जरूरी नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में ही दिखेगा। इट कैन ऑल्सो बी शोन इन पेपर नंबर 12 विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल। इसका मतलब ये है कि आपके दोनों पेपर्स मिला करके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक अच्छा खासा स्प्रेड है, और वो स्प्रेड आपको अच्छे खासे मार्क्स में कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है। कम से कम दोनों पेपर मिला के 14 नंबर, 7 7 ईच। और ग्रुप टू में अगर इनका दिमाग खराब हो गया तो पूरा 14 नंबर का सवाल भी बना करके दे सकते हैं। इन द रीसेंट पास्ट इन्होंने एग्जाम्स में तो नहीं पूछा है, पर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 14 नंबर के सवाल डाले हैं, तो वो हमेशा एक सर पे खतरा रहता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो कवर्ड इन योर फाइनल्स एज वेल। जो आपका जो SCM का पेपर है उसमें भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखने को मिलेगा। सो देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज परवेसिव। इट इज टॉट इन ग्रुप वन, ग्रुप टू एज वेल एज ग्रुप थ्री ऑफ द फाइनल्स एज वेल। चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है ही, एंड ये कई इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिजनेस के बारे में सिखाता है। हम उन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे, और बहुत कुछ है यहाँ पे डिस्कस करने को। तो उन सारी चीजों पे हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हाउ कैन वी गेट बेटर एट बिजनेस। कैसे हम अपने बिजनेस में इन सारी चीजों को एक्चुअल में यूज करके अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एक बार सिलेबस के ब्रेकअप की। तो सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस आपके ग्रुप वन में है नहीं। इनफैक्ट आपकी स्टडी मैट में, जो मैंने आपको स्टडी मैट दी है, उसमें भी जो पूरा चैप्टर है वो हमने इंक्लूड कर रखा है, जबकि अपने पढ़ेंगे लिमिटेड पोर्शन ही। सो अगर आप पलटा सके तो प्लीज आप आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में यू विल सी देर आर हाउ मेनी कैटेगरीज, 4 5 एंड 6। 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें से हम सिर्फ 3 कैटेगरी ही कवर करेंगे इन अवर ग्रुप वन। जो लोग ग्रुप टू में देखने वाले हैं, तो ग्रुप टू में सारी कैटेगरीज कवर होती है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप वन, कैटेगरी वन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि अगर आप ग्रुप टू में लेक्चर्स देखेंगे, सो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपको शुरुआती लेक्चर्स ग्रुप वन वाले ही देखने को मिल जाएं, एंड ग्रुप टू उसके बाद आगे का बिल्टअप होता है। सो देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये वीडियोस, जो शुरुआती कुछ वीडियोस हैं आज, मतलब आप मान के चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल टेक अबाउट 5 क्लास, तो वो 5 क्लास रेपिटेटिव कंटेंट लगेगा फॉर ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप टू। इसका कारण ये है कि ग्रुप वन में सिलेबस में सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस हैं, जबकि आपके ग्रुप टू में मटेरियल लेबर वेरिएंस तो है ही, इसके अलावा ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जैसे टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में आते हैं। तो यस, रेपिटेटिव कंटेंट है कुछ हद तक अगर आप ग्रुप टू की बात करेंगे तो। बट हाँ, ग्रुप वन में इट इज अ फ्रेश कंटेंट, और हम लोग कैटेगरी 1 2 और 3 को पढ़ने के लिए तैयार अब हैं। शुरुआत करते हैं नाउ फॉर्मली विद दिस चैप्टर। प्लीज हेडिंग दीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास नंबर 1, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए प्लीज हेडिंग दीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग यहां पे लिखेंगे, जनरल डेफिनेशंस। जनरल डेफिनेशंस। जनरल डेफिनेशंस। पहली कैटेगरी इसके अंदर बनेगी बजटेड इन्फो। पहली कैटेगरी इसके अंदर बनेगी बजटेड इन्फो। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार सुंदर से नोट्स लिख लेते हैं।
बजटेड इंफॉर्मेशन के अंदर हम पहला बजटेड क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने बहुत ही प्लेन शब्दों में लिखा है, दैट इज क्वांटिटी प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। बजटेड कॉस्ट दूसरा हो गया बजटेड कॉस्ट, जिसको मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान्ड गिवन BQ। यानी अगर आपको बजटेड क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपका क्या बजटेड कॉस्ट होगा, ये उसका एक अंदाजा है। तीसरी चीज हो गई बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स इज आवर्स प्लान्ड टू वर्क गिवन BQ। यानी BQ अगर दिया हुआ है तो आप कितनी देर काम करेंगे उसका एक अंदाजा है। एक बार इनको डिस्कस कर ही लेते हैं, ये होता क्या है एक बार समझ लो, क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, ठीक है एकदम। आपको कोई भी चीज में दिक्कत आएगी आप वापस पूछ सकते हैं, एंड वैसे दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपने थॉट्स बहुत क्लियर रखूंगा। तो अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको सारी बातें एकदम दिमाग में बैठेंगी। ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स में बताऊंगा ये आपको हर एक चीज। सो सुकून के साथ सुनेंगे, सुनिए पूरी स्टोरी सुनिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है। इमेजिन कीजिए, दिमाग में सोचिए, एक पिक्चर बनाइए। सर क्या चीज की फैक्ट्री है? अपने फैक्ट्री में कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े। मान लीजिए शर्ट्स बनाते हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं एक कारखाना। हाँ इमेजिन कर लिया सर, कारखाना। कारखाने में बहुत सारे लेबर्स हैं जो कुछ कपड़े काट रहे हैं, कुछ कपड़े सिल रहे हैं, कुछ उनको पैक कर रहे हैं और कुछ डिस्पैच कर रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप उस फैक्ट्री के ओनर हैं और आज 1st ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आपका जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आना हुआ, जो फ्लोर इंचार्ज है, जो फैक्ट्री सुपरवाइजर है, वो आपके पास आया फॉर द मीटिंग। सुबह 9 बजे है, कोई भी महीने की पहली तारीख सुबह 9 बजे है। वो आपसे आकर के पूछेगा, सो व्हाट आर आवर प्लान्स फॉर दिस मंथ? इस महीने के लिए हमारे प्लान्स क्या हैं सर, बता दीजिए, फैक्ट्री में अब काम शुरू होने जा रहा है। तो आपने उसको इशारा करके दिखाया, देख व्हाइट बोर्ड है पीछे, उस व्हाइट बोर्ड पे देख कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो पहला नंबर है वो है BQ। BQ का मतलब क्या है? BQ का मतलब हो गया बजटेड क्वांटिटी। यानी आपने उसको बोला, देख यहां पे बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? तो उसने बोला सर बोर्ड पे लिखा हुआ 50,000। तो बोला बस इतना ही शर्ट हमको बनाना है। अब ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आप एक बजट बना रहे हैं खुद के लिए। बजट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक प्रोजेक्शन बनाते हैं कि क्या क्या संभव है, आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री के सेटअप में इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप घर के सेटअप में भी इसका एक एग्जांपल बैठा सकते हैं। महीना शुरू होता है, उस दिन पापा या मम्मी जो भी आपके घर पे फाइनेंस संभालते हैं, वो लोग अपने घर खर्च के लिए 20,000 30,000 जो भी वो अलॉट करते हैं, उतने पैसे डालते हैं इन द फंड दैट मैनेजेस द एंटायर हाउस। और उसी दिन तय हो जाता है कि इस महीने कहां कितना क्या खर्च करना है, क्या बचेगा, कितना घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। आपको शायद रिकॉल नहीं किया होगा ऐसा, बट मम्मी पापा अंदर ही अंदर ऐसी बात करते हैं, ओ इस महीने इसकी फीस भरनी है स्कूल की, या इस महीने इसकी कॉलेज की फीस है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज की आमतौर पे 3 महीने में एक बार फीस भरते हैं। तो जब भी वो महीना आता है उसके लिए शुरुआत डे 1 पे एक बार ख्याल तो आता है कि यार इसका एक खर्च है इस बार। अगर कोई EMI चल रही है तो अरे एक EMI चल रही है। और उन सारी चीजों को शुरुआत दिन पे एक बार इवैल्यूएट किया जाता है, दिमाग में डाला जाता है कि इस महीने तकरीबन कितने रुपए का खर्च होने वाला है हमारा। तो घर पे भी तो एक बजट बनता है और वो बजट
जब घर पे बनता है तो फैक्ट्री में भी बन सकता है। तो फैक्ट्री में आपने बोर्ड पे पहले दिखाया उसको, आपके फैक्ट्री सुपरवाइजर को, कि देख 50,000 का फिगर दिख रहा है, तो ये क्या है, 50,000 हम टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स बनाएंगे इस महीने। उसने बोला बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्लान है सर, बहुत बढ़िया प्लान है। फिर उसने बोला कि सर खर्चा कितना होगा अपना। तो आपने उसको बताया कि देख भाई, मेरा एस्टिमेट है कि अपना, अगर हम लोग 50,000 शर्ट्स बनाने वाले हैं तो हमारा जो टोटल खर्चा होगा वो होगा, एक बार के लिए मैं ऐसी फिगर सोच लेता हूं, 1.5 करोड़ का हमारा खर्चा आएगा। उसने बोला ठीक है सर, मैं नोट कर लूं। हाँ नोट कर लूं। तो उसने नोट किया कि अच्छा इस महीने हमारा टारगेट है कि हम 50,000 शर्ट्स बनाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम अपने खर्चे 1.5 करोड़ के अंदर रखेंगे, 1.5 करोड़ के अंदर रखेंगे अपने खर्चों को। और थर्ड चीज उसने पूछा कि सर ये BH क्या लिखा हुआ है। तो आपने बोला BH मतलब बजटेड आवर्स। इसका मतलब अपने कितने घंटे मिलकर के काम करेंगे ताकि ये 50,000 शर्ट्स हमसे बन जाए। अब ये BH लिखने से आपको अंदाजा क्या चीज का मिलेगा पता है? आपको अंदाजा इस बात का मिलेगा कि आपकी फैक्ट्री की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आप कितना यूटिलाइज करने का सोच रहे हो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है तो डिपेंड करता है कि मशीनें कितनी है, कितना आउटपुट निकाल सकती है, कितने घंटे चल सकती हैं। और अगर लेबर है तो आप गिनती कर लेते हो कितने लेबर है, कितने घंटे काम करते हैं। मान लो आपके यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज है, 100 वर्कर्स है, हर वर्कर 8 घंटे काम करता है। तो बहुत सिंपल है ना कैलकुलेट करना, महीने के 25 दिन काम करेंगे, 8 घंटे दिन का काम करेंगे, और टोटल आपके पास में कितने एम्प्लॉइज हैं, 100 एम्प्लॉइज। तो आपके पास में 20,000 आवर्स की कैपेसिटी है। अब इसमें से आप कितनी देर काम कराओगे उनको, वो आपको एक बार एस्टिमेट करना है। देखने वाली बात यह है कि ये सारा चीज जो आपने एस्टिमेट किया है ये डे 1 पे किया है। डे 1 में आपने खुद के लिए एक बजट जरूर बना दिया है, बट जैसे जैसे महीना आगे बीतेगा क्लैरिटी और ज्यादा आती जाएगी, और ज्यादा बेहतर समझ में आता रहेगा कि कितना क्या बनाना है, कितना खर्च करना है और कैसे करना है। लेकिन शुरुआत में एक बजट बनाना जरूरी होता है, और बजट बना करके आप इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई जरूर करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज योर बजटेड क्वांटिटी, नंबर 2, व्हाट इज योर बजटेड कॉस्ट, एंड नंबर 3, व्हाट इज योर बजटेड आवर्स। इसी पे आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर किसी भी चीज का निकालना हो तो वो होता है बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी। बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी मैं एक्सप्लेन करूंगा नंबर्स के साथ में। अभी एक बार के लिए आप सिर्फ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, बजटेड कॉस्ट बाय बजटेड क्वांटिटी। फिर आता है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ये होगा बजटेड आवर्स बाय बजटेड क्वांटिटी। और ये जितनी चीजें मैंने लिखाई है ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए कि सोचना कैसे होता है। तो अभी हमने क्या किया, बात कर रहे थे बजट बजट बजट, अचानक से स्टैंडर्ड वर्ड आ गए। स्टैंडर्ड क्यों आ गया समझो। स्टैंडर्ड इसलिए आ गया क्योंकि जब आपने बजट के जो नंबर्स लिखे, बजटेड आवर्स लिखा, क्वांटिटी लिखा, कॉस्ट लिखा, तो उससे आपने अपने वर्कर्स के लिए, अपने फैक्ट्री सुपरवाइजर के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। पहला स्टैंडर्ड ये सेट कर दिया आपने कि आपका खर्चा पर यूनिट क्या आना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड अगर आपने सेट कर दिया डे 1 पे, तो आपको नहीं लगता वो लोग थोड़े कंट्रोल में चलेंगे। ये सेम घर में भी होता है। घर में मम्मी को, पापा को एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि इतना ही है पैसा, इसी में घर चलाना है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और वो जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो उसके बाद घर पे खर्चों का थोड़ा सा कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है कि नहीं होता है। नाउ दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एज वेल। हम अपने बिजनेस में अपने खर्चों को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। वी वांट टू रिड्यूस अवर कॉस्ट, वी वांट टू कंट्रोल अवर कॉस्ट। सो शुरुआत में एक स्टैंडर्ड बनना एक तरह से एक बेंचमार्किंग का काम है, यानी आप खुद के लिए एक बेंचमार्क सेट करें कि मेरा ये खर्चा सेट है। सिमिलरली आवर्स का भी हिसाब किताब है। अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि पर यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए,
तो इससे आपके लेबर की एफिशिएंसी का भी एक अंदाजा, एक कंट्रोल आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपका लेबर टाइम पास कर रहा है तो पकड़ा जाएगा ना। मान लो 3-4 दिन बीते हैं एंड यू फाउंड आउट कि आपका स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 2 आवर्स होना चाहिए था, जबकि वर्कर्स 3 आवर्स लगा रहे हैं। सो होना चाहिए था 2 आवर्स, पर वर्कर लगा रहा है 3 आवर्स। तो आप उनको समझा करके, ठोक पीट तो नहीं सकते बट समझा तो सकते हैं कि भाई तुम लोग कुछ ज्यादा टाइम लगा रहा है, ये 3-4 दिन तुम लोग जो काम किया बहुत स्लो काम किया है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड सेट हुआ है 2 आवर्स पर यूनिट, यानी 2 घंटे में 1 यूनिट बनना चाहिए था, तुम लोग लगा रहा है 3 घंटा पर यूनिट। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके लिए भी, एक एफिशिएंसी लाने के लिए भी, ये स्टैंडर्ड सेट करना काफी ज्यादा सही है। क्या ये बात मानते हो आप? हाँ सर मानते हैं। मानते हैं तो आइए एक एग्जांपल करके दिखाइए। एक एग्जांपल लीजिए प्लीज। एग्जांपल, budgeted quantity is 50,000 units. बजटेड सीओपी, सीओपी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1.5 करोड़। budgeted hours is 1 lakhs, 1 lakh hours। आपको कैलकुलेट करना है क्या? यू नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सीओपी पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड सीओपी पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। चलो सॉल्यूशन में लगो और मुझे बताओ सॉल्यूशन। चैट में चाहिए भैया जवाब फटाफट। What according to you would be the formula for standard COP per unit and what would be SH per unit? SH per unit का मतलब हो गया standard hours। इन द चैट प्लीज जवाब दीजिए। सवाल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सर स्टैंडर्ड सीओपी आ रहा है 300 का, विच इज एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही जवाब है। स्टैंडर्ड सीओपी के लिए आपने किया होगा बजटेड सीओपी, यानी महीना शुरू होने से पहले क्या खर्चे का आंकलन है आपका, आंकलन का मतलब एस्टिमेट है, और कितनी क्वांटिटी आपने सोची है BQ। सो दैट विल बी 150 lakhs बाई 0.5 lakhs लिख रहा हूं मैं, 50,000 को लिख रहा हूं 0.5 lakhs। सो दैट इज इक्वल टू ₹300, ₹300 पर यूनिट। एकदम सही जवाब है। योर स्टैंडर्ड सीओपी पर यूनिट इज इक्वल टू ₹300 पर यूनिट, एकदम सही है। एंड स्टैंडर्ड आवर्स बोला जा रहा है सर 2 होगा, विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए आपने लिया है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाई बजटेड क्वांटिटी। सो बजटेड आवर्स है 1 लाख आवर्स, क्वांटिटी है 0.5 lakhs, सो दैट इज 2 hours पर यूनिट। ये जो चीजें मैंने फंडामेंटल्स के तौर पे आपकी बेस सेट किया है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने वाले बच्चों में 30 to 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये बेस कभी क्लियर ही नहीं होता है, एंड इसी वजह से वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमेशा ना लफड़े में फंस जाते हैं। हमेशा उनको लगता है यार क्या ही हो रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए आई हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम। मैंने पिछले बैच में भी अगर आप जाकर के रिकॉर्डिंग देखोगे, यू वुड फाइंड कि सर आप स्ट्रेट वे पॉइंट पे आ गए थे। यू स्टार्टेड विद द चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट, बट इस बार कुछ अलग कर रहा हूं मैं आपके बेसिक्स पे काम कर रहा हूं। अगर बेसिक्स, क्योंकि हर बार क्या कर रहा था मैं, स्टैंडर्ड जब पढ़ा रहा था आई टॉट एवरीथिंग कि चलो ओवरहेड्स भी सीख लो, क्योंकि अगर कोई कॉस्ट काउंटिंग मेरे से पढ़ा, बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरे से नहीं पढ़ा, तो इसकी तैयारी साथ साथ हो जाए। बट इस बार हम अलग करें, आई एम टीचिंग यू ओनली मटीरियल एंड लेबर, तो थोड़ा समय बचेगा, एंड वो समय का जो बचाव हो रहा है उससे थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करने का मन था।
अभी जिन बेसिक्स पे हम काम कर रहे हैं, ये बेसिक्स आपके सिर्फ इधर काम नहीं आएंगे, आपके फाइनल में भी काम आ जाएंगे आपके। तो आप बेसिक्स ठीक ठाक बना लोगे, आप देखोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका आपको। फिलहाल इस बात तक सब पहुंच गए कि हाँ सर स्टैंडर्ड समझ में आ गया, स्टैंडर्ड होता क्या है। वी हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि स्टैंडर्ड होता क्या है। भाई स्टैंडर्ड तो आपको समझ में आ गया, बट ये स्टैंडर्ड और एक और स्टैंडर्ड आने वाला है, उसके बीच का फर्क समझना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आपने जो अभी आइडेंटिफाई किया है वो स्टैंडर्ड सीओपी पर यूनिट है, मैं समझ गया। आपने जो अभी आइडेंटिफाई किया वो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है, मैं समझ गया। पर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है। ये क्या नहीं है? स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है। अब वो होता क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज लिखिए आप नोट, नोट we have calculated standard cost per unit and standard hours per unit, but please note that these are per unit measures, per unit measures. Total standard cost and total standard hours is a different concept, is a different concept and will be dealt in some time. एक नोट लिखा दिया मैंने आपको कि आपने जो अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट किया है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, आपने जो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किया वो भी पर यूनिट है, ये टोटल नहीं है। तो जो टोटल वाली बात है उसको सीखना थोड़ा अलग है, उसको थोड़ी देर में हम लोग डील करेंगे। बट अभी के लिए आपने जो कैलकुलेट किया वो जरूर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट या फिर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, मैं देखना चाहता हूं कि एक और एग्जाम्पल के लिए आप रेडी हैं क्या। तो आप ये प्लीज लिख लो नोट, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। ठीक है, हुआ, डन। चलो एग्जाम्पल लिखो, चलो 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 एग्जाम्पल लिखो। बजटेड क्वांटिटी इज इक्वल टू 50,000। budgeted labor hours is equal to 1,50,000 hours. Budgeted labor cost is equal to 75 lakhs, is equal to 75 lakhs. कैलकुलेट कीजिए स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड रेट पर आवर। आपको इतना अब समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड जब भी कोई पर यूनिट पर आवर निकालना होता है तो वो बजटेड के फिगर्स से निकलता है। इतना अंदाजा लग गया होगा अभी तक कि कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड सेट करना है, भाई पर यूनिट का स्टैंडर्ड है या पर आर का स्टैंडर्ड है, तो उसकी सेटिंग करने के लिए बजटेड इंफॉर्मेशन की तरफ हम नजर डालेंगे।
तो अब बजटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में है, आपको यहाँ पे SHPU यानी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कैन यू डू दिस फॉर मी? एंड आई एम श्योर आपके जवाब आने लग रहे होंगे इन द चैट। बोलो जी, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट हाउ मच एंड स्टैंडर्ड रेट पर आवर हाउ मच? सर स्टैंडर्ड रेट आ रहा है 5, नहीं वापस रिकैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड रेट 5 नहीं आ रहा है, रिकैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड आवर्स भी बताओ मेरे को। Please tell me what is your standard hours and also tell me what is the standard rate. पार्टिसिपेशन चाहिए दोस्तों। 3 hours एकदम सही है, वेरी गुड। स्टैंडर्ड आवर्स इज 3 hours, एकदम सही। दूसरा आएगा स्टैंडर्ड रेट पर आर। नाम से समझ में आ रहा है रेट पर आर मतलब ये रुपी बाई आर अपने को इसको बनाना है फॉर्मेट में। तो वही ऊपर जो इंफॉर्मेशन बजटेड की इन्वॉल्व है उसमें एक जगह रुपी और एक जगह आर्स है, तो अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा कि ये कैसे बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा budgeted labor cost by budgeted hours. So this will be 75 lakhs divided by 1.5 lakhs. So ये आ रहा है 50 rupees per hour, 50 rupees per hour। अब कई बच्चों ने 150 कैलकुलेट किया, वही है लॉजिक, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कई बच्चों ने 150 कैलकुलेट किया है, 150 कैलकुलेट करने वालों ने स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल दिया। मैंने पूछा नहीं था, मैंने पूछा था स्टैंडर्ड रेट पर आर। आपको ना नाम से समझ में आ जाएगा पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहां पे आपको पूछा जा रहा था स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट, तो आपका रिजल्ट आता आर्स बाई यूनिट के फॉर्म में। तो आपको ऊपर लेना था आर्स, नीचे लेना था यूनिट। और यहां पूछा गया था स्टैंडर्ड रेट पर आर, तो इट वाज रूपी बाई आर, तो आपको ऊपर लेना था रूपी और नीचे लेना था आर्स। फिर से समझो, मैंने आपको पूछा था कि भाई एक यूनिट बनाने में कितनी देर लगेगी ये बताओ। तो हमने जो बजट बनाया था उसमें हमने तय किया था कि हम 50,000 यूनिट्स बनाएंगे और वो बनाने में हमको 1.5 लाख आवर्स लगेगा। तो ऐसे में हमने एक यूनिट के लिए 3 घंटे साइड किए थे, तो वो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं था। वी अलॉटेड 1,50,000 आवर्स to produce 50,000 units, so that means 3 hours per unit is the standard time to be taken per unit। और वहीं पे हमने लेबर के लिए खर्चा प्लॉट किया था कि लेबर लोग के ऊपर 75 लाख रुपीस का खर्चा करेंगे, और ये काम करने के लिए हमने 1.5 लाख आवर्स एम्प्लॉय किए थे। अब देखो भाई, लेबर को ना कभी पर यूनिट पे पेमेंट होती है तो कभी आवर्स पे होती है, पर ज्यादातर आर्ली बेसिस पे होती है। पर यूनिट पे पेमेंट नहीं होती है लेबर को जल्दी से। लेबर को, हालांकि आप लेबर चैप्टर में ये सब सीखोगे कि पर यूनिट भी पॉसिबल है और पर आर भी पॉसिबल है, पर ज्यादातर दुनिया में पर आर बेसिस पे पेमेंट होती है, नॉट पर यूनिट। क्लियर? तो यहां पे आपने पर आर की कैलकुलेशन कैसे करी? बहुत सिंपल है। आपने ये तय किया कि आपके लेबर्स पे आप खर्चा कर रहे हैं 75 लाख का, और आपने ये तय किया कि लेबर को आप खटाएंगे 1.5 लाख आवर्स। तो ऐसे में पर आवर आप उनको कितने रुपए देने का सोच रहे थे उसका एक अंदाजा लग जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज पर आवर। दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज पर आवर। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई क्या? हैव यू गॉट इट और नॉट?
यहां तक बातें क्लियर है? आओ सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। बजटेड इंफॉर्मेशन हो गया, अब हम लिखेंगे एक्चुअल्स। नंबर 2 हो गया एक्चुअल इन्फो। करेक्ट, बजटेड इन्फो के बाद में एक्चुअल इन्फो। एक्चुअल इंफॉर्मेशन की जब हम बात करें तो ये है, अब जब महीना बीत गया, इमेजिन कर रहे हैं वही फैक्ट्री, वही कैबिन, फैक्ट्री सुपरवाइजर सामने बैठा है और आप उसको बोल रहे हो अब तुम हिसाब दे भाई, पहले मैंने तेरे को बताया अब तुम हिसाब दे मेरे को। तो वो आपको आकर के खुश होकर के बोल रहा है कि सर आपने बनाया था, बोला था कि 50,000 का प्रोडक्शन करना है, हमने 52,000 का प्रोडक्शन किया सर, एक्चुअल क्वांटिटी वाज 52,000 यूनिट्स। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या बात है, मैंने तेरे लिए बजट सेट किया था 50,000 का, जबकि तेरा एक्चुअल क्या निकल करके आ रहा है 52,000 यूनिट्स, व्हिच इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। फिर हमने बात किया अबाउट एक्चुअल खर्चा। मैंने बोला था भाई 1.5 करोड़ में खत्म करना है अपने को सब। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर बोल रहा है कि सर 1.5 तो नहीं हुआ, बट 1.8 करोड़ खर्चे में अपना काम हो गया। नाउ दिस इज अ बैड थिंग, मतलब मैंने प्लान किया था 1.5, आपने खर्चा कर दिया 1.8। क्या ये हमारे सेट किए हुए बजट से ज्यादा है? हाँ, बजट मिस हो गया, बजट जो हमने सेट किया था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो क्या खर्चा 30 लाख से एक्स्ट्रा हो गया? क्या ये सच बात है? तो ये सच बात तो नहीं है, इसके ऊपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, वही एनालिसिस इस चैप्टर में अपने सीखेंगे। खर्चा बढ़ा है ये बात तय है, पर कितने से बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्या रीजंस है, उन सब चीजों को हम इवैल्यूएट करेंगे। बट एनीवेज फिगर हमारे पास आ गया, हमारे लेबर्स कितनी देर काम किया उसका भी हमारे पास अंदाजा है, और हमने लेबर को कितनी देर का पैसा दिया उसका भी अंदाजा है हमको। आप बोलेंगे ये क्या फालतूपना है, मतलब जितनी देर लेबर काम किया उतनी देर का ही तो पैसा देंगे ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लेबर आपकी फैक्ट्री में एक दिन आया, हमेशा की तरह 9 बजे का शिफ्ट था, वो आया तो आकर के देखता है कि फैक्ट्री में ना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट है। 9 बजे लेबर आए, आकर के आपके पास समाचार आ गए कि भैया 9 बजे है, लेबर तो आ गए सारे, लेकिन फैक्ट्री में पावर ही नहीं है। आपने अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू कांटेक्ट किया टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर और आपको पता चला कि कोई मेजर डिफॉल्ट हो गया है, जिसके वजह से अगले 24 घंटे तक पावर आएगा भी नहीं। वो 24 घंटे क्या हो रहा होता है फैक्ट्री में पता है? छुटपुटिया काम करवाते हैं, प्रोडक्शन बंद हो गया। वो प्रोडक्शन बंद हुआ बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन, सोचा हुआ नहीं था, प्लान्ड नहीं था। आप समझो मेरी बात, कुछ चीजें प्लान्ड होती हैं। इसका मतलब यह है कि हमको पता है कि लेबर ना चाय पीने के टाइम पे काम नहीं करेगा, हमको पता है लेबर जब लंच आज हो जाएगा तो हम उसको देते हैं 1 घंटे का ब्रेक, खाना तो वो 15 मिनट में ही खा लेता है, बाकी 45 मिनट ही कैन वर्क, लेकिन हम बोलते हैं नहीं यार थोड़ा सा गपियाएगा, थोड़ा सा बात करेगा, थोड़ा सा इधर उधर टहलेगा। ये सारी चीजें अकाउंटेड होती हैं।
पर जो वो पावर कट हो गया वो अकाउंटेड नहीं था। पूरा दिन बीत गया, लेबर को छुटपुटिया काम देते हैं, पता है, अरे ठीक है थोड़ा साफ सफाई कर दो, थोड़ा इधर उधर चीजें इधर उधर रख दो, लेकिन उस दिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेबर पूरा दिन आपके फैक्ट्री में कोई खास काम किया नहीं, बैठा ही है फुल टाइम तक। कोई दो चार एम्प्लॉय से आप काम करवा लोगे, दो चार लेबर से काम करवा लोगे, बाकी लोग कोई पत्ते खेलने लग जाएंगे, कोई कुछ करने लग जाएगा, और फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है। पर वो लेबर भी होशियार है, वो छुट्टी मांग के जाता नहीं है, वो वही बैठा रहता है, उसको पता है छुट्टी मांगे बेकार में मेरा कट जाएगा पैसा। वो पूरे दिन वहां पे रहा, जाहिर सी बात है पूरे दिन की पगार उसको मिलेगी, पर क्या उतनी देर काम हुआ? द आंसर इज नो। एंड यहीं पे फर्क आ जाता है बिटवीन एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वो होते हैं जिसके लिए आपने पैसे पकड़ाए होंगे। भाई कितने घंटे का काम हुआ सर? 150 आवर्स का पेमेंट कर दीजिए। चलो ठीक है, 150 घंटे का पेमेंट। लेकिन सही मायने में क्या वो 150 आवर्स में से पूरा 150 आवर्स काम हुआ? द आंसर इज नो। थोड़ी देर शायद हमारा फैक्ट्री में कोई भी रीजन से काम नहीं हो पाया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक्चुअल आवर्स वर्कड कुड बी लेसर देन AH। हाँ, किसी भी सूरत हाल में AHW कैन नॉट बी मोर देन AH। तो इसके ऊपर एक कंडीशन लिख लीजिए आप, AHW इज लेस देन इक्वल टू AH। यानी एक्चुअल आवर्स वर्कड एक्चुअल आवर्स के या तो बराबर हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब वर्कर को खटाया ज्यादा घंटा और पैसा कम देर का दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो ये बात का भी ध्यान देना है दैट AHW इज आमतौर पे लेसर देन AH। ये होती है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। नोट, budgeted versus actual, budgeted versus actual। is a wrong way, is a wrong way to calculate variances। Now what are variances? Variances are the differences in what you planned and what happened। सोचा था क्या, क्या हो गया, गाना सुना है ना, बस वही है वेरिएंस का डेफिनेशन। सोचा था क्या, क्या हो गया, जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो यहां पे मैं लिखा रहा हूं कि बजट वर्सेस एक्चुअल, एक्चुअल में एक गलत तरीका है वेरिएंस को स्टडी करने का। वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इन्फो। मैं स्टैंडर्ड इन्फो लेकर के आऊंगा आपके सामने, बट उससे पहले एक एग्जांपल दूंगा ताकि ये बात पे ना आपको विश्वास हो जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बात बोल दी और आप फील नहीं कर पा रहे हो उसको, बस लिख लिया सर, हाँ आपने बोला, आपने लिख लिया, आगे बढ़िए। आगे नहीं बढ़ेंगे भैया, पहले आपको पूरा इसका विश्वास दिलाना पड़ेगा मुझे कि हाँ एकदम सही बोल रहे हो। बजट का और एक्चुअल का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर आप बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कंपैरिजन गलत है। तो सर इतनी देर से ख्वाब दिखा रहे हो आप, आपने बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड आज एक्चुअल आज, ये लिखाया क्यों? ये लिखवाया क्योंकि इससे कुछ आगे बढ़ेंगे हम, एंड वी विल गो ऑन टू कैलकुलेट समथिंग नोन एज स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। बट उससे पहले एक गजब का एग्जांपल चाहिए जिससे हमको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई जो बजट है और जो एक्चुअल है वो आपस में कंपेरेबल नहीं है। एग्जांपल सेट करने के लिए रेडी है आप मेरे साथ? कॉपी में जिसको लिखना है लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना है मत लिखिएगा, लेकिन फील पूरा कीजिएगा, ठीक है? चलो एग्जांपल सेट कर रहा हूं मैं। ऑप्शनल है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? GK gave a student some homework to do। मैंने एक स्टूडेंट को कुछ होमवर्क दिया करने को। होमवर्क क्या था?
3 questions. That would require 45 minutes of effort. मैंने एक स्टूडेंट को होमवर्क दिया, कितना होमवर्क दिया? 3 क्वेश्चन दिया, और कितनी देर उसको मेहनत करने के लिए बोला? 45 मिनट्स। ऐसा हो ही सकता है? मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास में पढ़ाने के बाद में मैं होमवर्क देता ही हूं, तो वो होमवर्क मान लो आपको दिया, आप वो स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला 3 क्वेश्चन बना करके लेके आना, और ये बनाने में तुम्हारा 45 मिनट्स लगने वाला है, ये मैंने आपके लिए सेट किया। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि बजटेड इंफॉर्मेशन है, ये आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट डे student came with 1 question solved. With 1 question solved. That is 2 questions not even attempted. When asked, the student said that he or she studied for 60 minutes rather. Student claims that he or she studied for more time and hence deserve an applause. भैया मस्त ड्रामा बना दिया आप तो। हाँ भाई, पूरा ड्रामा ही है तो ये, और क्या है? पूरा सुनना, ठीक है? अब ये सुन करके आपको भी खराब लगने वाला है, मुझे पता है, आप एकदम रिलेट करोगे। आप एकदम रिलेट करोगे इससे। मैंने स्टूडेंट को 3 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया, बोला 45 मिनट लगेगा बच्चा, पढ़ाई करके आना। स्टूडेंट बोला हाँ सर पढ़ के आएंगे, आपने होमवर्क दिया, हम लोग होमवर्क करके आएंगे। अगले दिन वो स्टूडेंट आया या आई मेरे पास में, और मेरे को बोलते हैं सर शाबाशी दीजिए। वो क्यों बात का शाबाशी? बोला आपने बोला 45 मिनट्स पढ़ना है, हम 60 मिनट्स पढ़ करके आए हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं पहले ही हाथ रख दिया, मैंने क्या यार, ये बच्चे लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, पक्का रील वील देख रहा होगा, पक्का कुछ टाइम वेस्ट किया होगा। मैं 45 मिनट बोला तो कुछ कैलकुलेट करके बोला, ये बच्चा आकर के मेरे को बोल रहा है 60 मिनट्स पढ़ा है, तो पहले ही मेरे को ऐसा लग रहा है 15 मिनट तो खराब करा है। ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अंदर अंदर से खराब लग रहा है मेरे को, समय खराब हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, पर स्टूडेंट बोल रहा है नहीं नहीं हम तो ज्यादा देर पढ़ के आए, तो खराब क्या हुआ? अच्छा ही तो हुआ, आपने बोला 45 मिनट, हम 60 मिनट्स पढ़े, शाबाशी दीजिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, पेपर दिखाओ, अपना होमवर्क दिखाओ। तो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे से एक ही क्वेश्चन बना, हम 2 क्वेश्चन बना ही नहीं पाया। एंड आई एम लाइक क्या, तुम एक ही क्वेश्चन बना के आया है और उसमें भी तुमको 60 मिनट लग गया, 60 मिनट्स लग गया। हाँ। स्टूडेंट बोलता है कि भैया हम तो ज्यादा देर पढ़ के आया है, तो हमको तो उल्टा और शाबाशी मिलना चाहिए। आप डिसाइड करो शाबाशी मिलनी चाहिए कि नहीं। पहला तो यस या नो में जवाब आएगा कि शाबाशी मिलना चाहिए कि नहीं, और फिर आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। सी आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, पर मुझे पता है कि स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आप सभी के माइंड में चल तो रहा है, और वो भी नेचुरली नहीं चल रहा, मतलब नेचुरली चल रहा है, आप उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हो। नेचुरली आप एक नंबर मुझे बताने वाले हो और आप शॉक्ड हो जाओगे कि वो नंबर ही स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बस वेरिएंस बताइए कि ये स्टूडेंट ने कितना समय खराब किया, सोचा था क्या, क्या हो गया का जो फर्क है वो होता है वेरिएंस। और मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वो स्टूडेंट ने कितना समय खराब किया है। ठीक है, प्लीज इस बारे में सोच समझ के बताइए। जो बच्चे
जवाब देना चाह रहे हैं 15 मिनट, 15 मिनट्स स्टूडेंट ने खराब किया है, वो जवाब मत ही देना, ठीक है। प्लीज डोंट टेल मी दैट द स्टूडेंट हैज वेस्टेड 15 मिनट्स। आई वुड से उसने कुछ ज्यादा वेस्ट किया है। कितना वेस्ट किया आप वो फिगर तक पहुंच सकते हैं अगर, तो आप अपने आप स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सीख जाएंगे। जवाब देना शुरू कीजिए, सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। स्टूडेंट ने कितना समय खराब किया? प्रभात बोल रहे 45 मिनट्स। कैसे आया दिमाग में ये फिगर 45 मिनट्स? और भी किसी के दिमाग में आ रहा है 45 मिनट्स? क्या लग रहा है सच में स्टूडेंट ने 45 मिनट खराब कर दिए? बाकी स्टूडेंट सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। स्टूडेंट तो क्लेम कर रहा है कि मैंने उल्टा ज्यादा देर पढ़ाई की, आपको पता है ज्यादा बेकार है, टाइम वेस्ट करके आया है। एज अ टीचर मेरे को पता है 45 मिनट्स का काम दिया था, 60 मिनट्स लगाया तो टाइम वेस्ट किया। और मैं एक बार का सोच भी लिया था कि 15 मिनट खराब कर दिया ये। जब वो मेरे को और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उस समय मेरे को जब वो बोला कि 45 मिनट्स की जगह 60 मिनट्स पढ़ के आया, तो मेरे को खराब लगा कि अगला 15 मिनट वेस्ट किया। पर जब मैंने उसका काम देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, वो भाई ये तो एक ही सवाल करके आया है। और तब मुझे लग रहा है अंदर से कि नहीं, इसने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। नाउ सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर 45 मिनट्स वेस्ट हो गए हैं। और 45 मिनट सोच कैसे आई पता है? 45 मिनट्स की सोच कैसे आई पता है? मैं बताता हूं कहां से आई। 45 मिनट्स की सोच यहां से आई। ज्यादातर बच्चे जवाब नहीं दे पाए इसका, वैसे कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया होगा, या कुछ ही के दिमाग में आया होगा 45 मिनट्स, उससे ज्यादा दिमाग में आ नहीं रहा है। तो मैं बताता हूं दिमाग में लाना कैसे। जब मैंने आपको होमवर्क दिया तो मैंने आपके लिए सेट की एक बजटेड क्वांटिटी। मैंने आपके लिए सेट किया बजटेड आवर्स। मतलब मैंने आपको बोला था कितना काम करके आना है, 3 सवाल। मैंने आपको बोला था कितनी देर पढ़ना, आपने मैंने कहा था 45 मिनट्स पढ़ना। तो मैंने आपको बी क्यू और बी एच दिया था। क्या दिया था? बी क्यू और बी एच। इससे आप स्टैंडर्ड आर पर क्वांटिटी निकाल सकते थे, या स्टैंडर्ड मिनट्स पर क्वांटिटी निकाल सकते थे। अभी हम सीख करके आए हैं और अनजाने में किया किसी ना किसी ने ये काम, ठीक है, दिमाग में आया होगा। और वो आ रहा है 15 मिनट पर क्वेश्चन। 15 मिनट पर क्वेश्चन। अब यहां पे आप ये तर्क कर सकते हैं, सर सारे सवाल एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। मैंने अगर कुछ बोला नहीं तो आपको यही मानना था कि यूनिफॉर्मिटी है क्वेश्चंस में, एक जैसे सवाल है। तो यहां पे आपको मैंने 3 क्वेश्चन करने को कहा और 45 मिनट्स का एफर्ट देने को बोला, इसका मतलब 15 मिनट्स का मैं आपसे एफर्ट चाह रहा था पर क्वेश्चन। अब आप करके ही एक आए हो, तो आपने कायदे से कितनी देर का काम किया है, इन ट्रू सेंस कितनी देर का काम किया आपने। और ये कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई जब हमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम 15 मिनट पर क्वेश्चन लगाओगे, तो कायदे से तुमने तो एक ही क्वेश्चन किया है, तो तुम्हारा ये 15 मिनट में काम हो जाना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन डन इन 15 मिनट्स। तुमने इसके जगह कितना समय ले लिया? तुमने समय ले लिया 60 मिनट्स। तो क्या कुछ समय खराब हुआ इस चक्कर में? यस, समय खराब हुआ। और आपने यहां पे टाइम लॉस्ट जो निकाला, जिसे हम एक बार के लिए वेरिएंस कह रहे हैं टेक्निकल भाषा में, वो हो गया 45 मिनट्स का। वो हो गया 45 मिनट्स का। अंशिका दूसरी चीज में आ गई। अंशिका ने जो जवाब दिया है वो थोड़ा ब्रेक डाउन करके आया है। अंशिका बोल रही है 30 मिनट्स ऐसे टाइम वेस्ट हो गया और 15 मिनट ऐसे हो गया। अभी मैं वो ब्रेकअप पे नहीं जाऊंगा, उस ब्रेकअप पे अपने थोड़ी देर में जाएंगे, मैं वो भी बात करूंगा। बट फॉर द टाइमिंग एकदम ब्रॉडली समझिए, एकदम ब्रॉडली समझिए। ये 30+15 वाला ब्रेकअप अभी थोड़ा बचिए उससे, ठीक है। ये जवाब और भी किसी ने दिया है, सौम्या ने भी ऐसे ही जवाब दिया है कि सर टोटल 30+45 वाला ब्रेकअप आया। मैं आपको बोलता हूं 30-45 मत सोचो, 30+15, अभी सिर्फ 45 के लिए सोच डेवलप करो। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ साहब यही हो रहा है? आपने 3 क्वेश्चन दिए थे, 45 मिनट्स का टाइम दिया था, यानी पर क्वेश्चन यू एक्सपेक्टेड दैट वी विल डिवोट 15 मिनट्स। वी डिड ओनली 1 क्वेश्चन, so that was expected to be completed in 15 minutes because you devoted 60 minutes.
You have technically wasted 45 minutes. Now my question is, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट ने कितना समय खराब किया, तो क्या आप कहेंगे 15 मिनट खराब किया या 45 मिनट खराब किया? यानी द टाइम वेस्टेज इज ऑफ 15 मिनट्स और 45 मिनट्स. प्लीज टेल मी अबाउट दिस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लग रहा है, समय कितनी देर एक्चुअल में खराब हुआ? 15 मिनट खराब हुआ या 45 मिनट खराब हो गया? सर 45 ज्यादा सही लग रहा है, 15 गलत लग रहा है. यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो बी एच है और ये जो ए एच है, इनका आपस में कंपैरिजन करके अगर 15 मिनट्स आ भी रहा है तो वो गलत है. आप ये कह रहे हैं मुझसे? ओहो, ये बात तो हमने पहले से ही लिख रखी थी. बजटेड और एक्चुअल का अगर आप वर्सेस कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है वेरिएंस कैलकुलेट करने का. अभी जो नीचे वाला एग्जांपल है उसके हिसाब से हमने बजट बनाया था 45 मिनट्स का और एक्चुअल लगा था 60 मिनट्स का, तो इससे फर्क आ रहा था 15 मिनट का. लेकिन आप सभी ने इसको खारिज कर दिया. खारिज कर दिया मतलब डिस्कार्ड कर दिया कि ना ना, दिस इज रॉन्ग. टाइम वेस्टेज इज नॉट 15 मिनट्स. टाइम वेस्टेज इज रैदर हाउ मच? इट इज 45 मिनट्स. और वो 45 करने के लिए आपने इस 45 की मदद से कुछ 15 कैलकुलेट किया और फिर 15 और 60 को कंपेयर किया, तब जाकर के आपका वेरिएंस आया 45 का. ये जो आपने 15 कैलकुलेट किया दोस्त, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन. एंड यू डिडंट नो अबाउट दिस. आपको अंदाजा ही नहीं था. अच्छा ये क्या होता है? यस, ये 15 जो है इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन. और इसका थोड़ा और खुल करके आपके सामने एक एग्जांपल आएगा, क्लैरिटी आ जाएगी. क्लियर? तो प्लीज आप सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टॉपिक नंबर सी, विच इज स्टैंडर्ड इन्फो. इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, स्टैंडर्ड इन्फो depends on standard per unit per hour as calculated using budgeted info. स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है स्टैंडर्ड पर यूनिट या पर आर पे, जो कि आप बजटेड इंफॉर्मेशन से निकालते हैं. एंड एक्चुअल आउटकम, जो एक्चुअल में आप काम करते हैं उसके ऊपर यह डिपेंड करता है, नॉट बजटेड क्वांटिटी. तो ये आपके बजट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके एक्चुअल आउटकम पे डिपेंड करता है. तो पहला पॉइंट ये आता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल के कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो हम कैलकुलेट करें सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आता है. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटकम इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऊपर कैलकुलेट किया था, जाकर के चेक कर लो. इधर देखो, आपने कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकला था यहां पे. अगर इस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई करते विथ एक्चुअल आउटकम, तो जो आपके पास टोटल निकलता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड आज भी कुछ इसी तरह निकलता है. आप अपना एक्चुअल आउटकम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ स्टैंडर्ड आवर्स
पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ये दोनों चीजें जो है ये आपने कैलकुलेट करी थी व्हेन यू आर रीडिंग बजटेड इंफॉर्मेशन। सो वी नाउ हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड आवर्स। ये क्या काम का इंफॉर्मेशन है? एकदम काम का इंफॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा दिमाग में आने लग जाएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर है क्या? एग्जाम्पल्स मैं ऐसे दूंगा जो एग्जाम्पल्स हर कोई कनेक्ट करेगा, तो एग्जाम्पल कभी भी आपको तकलीफ में नहीं डालेगा। हाँ, मैं थोड़ी भाषा, थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे फोकस कर रहा हूं, बट एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी लेमैन टाइप। तो अभी जो एग्जाम्पल दूंगा वो आपका पूरा बुद्धि खोल देगा। आप अब नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप अब क्या आने वाला है पता है? सीधे अब फॉर्मूले आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखा दिए कॉपी में, ये आपके लिए एक तरह से एक रिसोर्स है। आगे जब भी रिवीजन करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स काम आ जाएंगे आपके। बट उससे पहले आपको अब मुझे आगे फॉर्मूलों के लिए रेडी करना है, और फॉर्मूले आप खुद ब खुद बनाए तो मजा आएगा ना। आओ शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो लिखिए आप एग्जांपल। एक एग्जांपल लिखिए प्लीज। एक एग्जांपल दे रहा हूं। लड़कों, मान लो वैलेंटाइंस डे आ रहा है और तुमने डिसाइड किया है कि तुम खुद अपने हाथ से केक बना करके लेके जाओगे अपनी मैडम के लिए। बहुत रोमांटिक बात है ना? हाँ सर, खुद के हाथ से केक बना के जाएंगे, क्या बात है। सुन करके बहुत रोमांटिक आइडिया आ रहा है, पर उतनी ही दहशत में आपकी मम्मी है। क्योंकि मतलब मान लो घर में सब ओपन ओपन है, मैं मालूम है इतना ओपन होता नहीं है, पर मान लो ओपन है। मैडम घर आती जाती है, ठीक है। मैडम मतलब समझ रहे हो? अरे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं भाई, मैं मैडम बोलूंगा, ठीक है। तो समझो सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में बहुत खुला खुला माहौल है। मम्मी पापा को पहले से पता है, अच्छा बहू है, हमारी बहू है, क्योंकि वो तो बहू ही गिन रहे हैं। आप मैडम या गर्लफ्रेंड बोल लो, आपके मम्मी पापा ने बहू एक्सेप्ट कर रखा है। अब ऐसे में सूरत हाल ये है कि आपने केक बनाने की विधि, रेसिपी मम्मी से सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ रोमांटिक करना है। रोमांटिक ये कि अपनी हाथ से केक बना करके लेके जाएंगे। सही है साहब, बात तो एकदम सही है। तो ऐसे में मम्मी से पूछा कि मम्मी आप प्लीज रेसिपी दीजिए। तो मम्मी पहले तो ऐसे ऐसे देख रही है हमको कि क्या बोला क्या बोला, रेसिपी। और फिर अब दो चार ताने तो आएंगे ही, भाई हमको कभी पानी भी पिलाया क्या तुम? हाँ, तुमको चाय बनाना भी आता है क्या? तुम केक बनाएगा? मेरा किचन का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज खराब नहीं करेगा, है ना? ये ताने आ गए हैं मान लो, ठीक है। और इन तानों के बाद में भी आपने मम्मी को मना लिया, मम्मी जी मम्मी 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 मेरे को प्लीज एक रेसिपी दे दो, और मम्मी ने आपको एक रेसिपी बना करके दे दी। वो रेसिपी मैं सिंपल रखूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। आई विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लूंगा या एक ही इंग्रेडिएंट लूंगा, ठीक है। दैट इंग्रेडिएंट इज मैदा। उसमें और भी चीजें लगती है, मुझे पता है, केक बनाने में और भी चीजें लगती है, पर एक बार के लिए सिर्फ मैदा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, मैदा नहीं, हम तो बनाएंगे उसको क्या चीज से? आटे से बनाएंगे। ये आटे वाले टेस्ट नहीं आता है, मैदे में ही टेस्ट आता है, मैदे से बनाएंगे अपने, ठीक है। तो मम्मी ने एक रेसिपी लिखी है जिसमें मम्मी ने बोला है कि अगर तेरे को 1 पाउंड का केक बनाना है तो उसमें मैदा लगेगा 400 ग्राम। मैदा कितना लगेगा? 400 ग्राम्स। अब अरिजीत बोल रहा है सर मैडम ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे दुखड़े दुखड़े जो है वो अपने तक रखो ना भाई, ठीक है। अब बोल रहा है मैडम नहीं है। कोर्स कोर्स के साथ में मेरे को एक मैडम देनी चाहिए थी हर एक को, है ना। कोर्स एनरोल्ड, उसमें ऑप्शन आना चाहिए, डू यू नीड अ मैडम अलोंग विद दिस, है ना। बन जाएगी रे भाई मैडम, सब बन जाएगी। मेरी मैडम बनी थी सीए बनने के बाद, ठीक है। तो आपकी मैडम भी बनेगी, टाइम लगेगा, पहले खुद कुछ बनो, ठीक है। तो आओ जी,
मैदा आपका लग रहा है 400 ग्राम, मम्मी ने ये लिखा है। और मम्मी ने ना साथ में, देखो टिपिकल मॉम्स कैसे होती है, आपको घर के सामान को हाथ तो लगाने देगी नहीं, ठीक है, आपको बोलेगी खुद खरीद करके लेके आ और खुद बना, ठीक है। उनका बस चले तो वो किचन में भी नहीं घुसने दे, वो बोले बाथरूम में जाके बना ले, ठीक है। लेकिन एनीवेज वो किचन दे रही है आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बोल रही है मैदा वैदा हम नहीं देंगे अपना, तुम जाओ दुकान से खरीद करके लेके आओ। आपने कहा ठीक है। मम्मी को आप जब भी बाजार से लेकर के आने की बात करते हैं ना मैदा वैदा, तो हमेशा यार मम्मी लोग को, लड़के लोग कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कई लड़कियां ना अभी आश्चर्य करेंगी, ये है लड़के ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। लड़का घर से अगर याद करके गया है कि मुझे मैदा लेके जाना है, मैदा लेने जाना है, घर से निकलेगा, वो लफंगे के पास पहले तो उसका कॉल आ जाएगा किसी दोस्त का, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो बोल के गया 5 मिनट, वो 5 मिनट में नहीं आने वाला है। 5 मिनट छोड़ो, वो 2 घंटे बाद आएगा। पहले तो एकदम क्लैरिटी रखो, लड़कियों को सिखा रहा हूं लड़कों के बारे में। घर से निकला अगर 5 मिनट बोल के, वो 2 घंटे से पहले तो आएगा नहीं। दूसरा, वो मैदा सोच के कितना भी गया हो, और मैं बोलता हूं छोड़ दो 2 घंटा, वो अगर 10 मिनट बाद भी दुकान से मैदा खरीदने गया हो तो वो जाके वहां पे बेसन ही बोलेगा। लड़के होते ही ऐसे हैं। एंड इसीलिए मुझे पता है लड़के अक्सर क्या करते हैं, मम्मी जब कुछ बोलती है तो हाथ हाथ लिख लेते हैं एक पर्ची में। वो पर्ची भले ही घर पे भूल जाए, लेकिन पर्ची पे लिखते जरूर हैं, है ना। आजकल फोन्स आ गए तो अब थोड़ा आराम हो गया, नहीं तो पहले पर्ची बनती थी एकदम बढ़िया, हाँ क्या क्या लाना है बता दो हमको, सब बता दो, सब बता दो, है ना। और फिर वो पर्ची घर पे भी भूल जाते हैं। लेकिन उस पर्ची में खास बात पता क्या होती थी, हम बगल में रेट लिखवाते थे, मम्मी बताओ ये कितने रुपए का आता है। क्योंकि हमको वो बर्दाश्त नहीं है कि हमको मम्मी बोले ए देखो तुमको ठग लिया, हम तो जाते तो इतने में हो जाता। अब ये बात भी सच है कि मम्मी जो प्राइस लिखती है उस प्राइस पे पूरे मार्केट में कहीं मिलता ही नहीं है कोई भी आइटम। मम्मी ने लिख दिया कोई चीज कि ये इतने रुपए में आ जाएगा, मजाल है वो इतने रुपए में आ जाएगा। अब ये तो लड़कियों के साथ में भी होता होगा, मम्मी ने भेज दिया नींबू लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, पूछोगे कितने रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, वहां जाके पूछो 8 रुपया, मम्मी तो बोली 5 रुपए का है, करेक्ट। तो ये झमेला रहेगा, मम्मी लोग ऐसा प्राइस बोलेंगे आपको कि आप अपनी जिंदगी में एक रिग्रेट जोन में चले जाओगे कि भाई हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे क्या, इनको इतनी सस्ती सब्जी कहां मिल रही है। होता ही है, मम्मी को बोलो आलू कितने हैं, 20 रुपए किलो, अब आ जा रहे हो बोल रहा 25 रुपए किलो, एंड यू आर लाइक है कहां मिलेगा 20 रुपए किलो, वह कहीं नहीं मिलेगा। और मम्मी लोग जबरदस्ती ऐसे दाम लिखवा देती है। आपने मम्मी में से पूछा, आपकी मम्मी बोली कि मैदा आ जाएगा 40 रुपए किलो, 40 रुपीज केजी में मैदा आ जाएगा, मम्मी ने ये लिखवा दिया। अब वो कहां से आएगा क्या आएगा पता नहीं। तो मम्मी ने आपके लिए एक तरह से सेट कर दिया दो चीज, कि आप केक जो बनाओगे उसमें आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर केक क्या लगेगी, और आपके लिए स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी भी आइडेंटिफाई कर दिया ऑफ द इंग्रेडिएंट। जो भी आपका इंग्रेडिएंट है उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या लगेगा ये भी आपको बता दिया, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई। मम्मी को पटाया, 1 पाउंड केक बनाने का इरादा है, 400 ग्राम आप उसमें मैदा लगाने वाले हो, और 40 रुपीज पर केजी का कुछ हिसाब बन रहा है। आप एक्चुअल में क्या क्या करके आए हो अब वो बता देता हूं, क्योंकि अब शर्म यहां आएगी आपको। आप एक्चुअल में जब मैदा खरीदने गए तो 1 किलो के नीचे पैकेट नहीं है गए मरे, 1 किलो के नीचे पैकेट नहीं है, और मम्मी तो तुम्हारा यूज किया हुआ मैदा यूज करने से रही, तो या तुम मरोगे। तो आपको सीधा 1000 ग्राम मिल रहा है, यानी कि 1 किलो मिल रहा है। और मैदा जब आपने बोला अच्छा ठीक है अंकल 1 केजी का पैकेट दे दो, तो जब रसीद बन के आई तो आपके तारे दिख गए, आपको तारे दिख गए, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 60 रुपीज केजी। आप बोले अंकल एक बार रख लो अंकल, ऐसे तो मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा, मेरे को 40 रुपीज बोला कि आप 60 लगा रहे हो। अंकल ने बोला कौन लिखा है, कहाँ का, कब का लिखा है, 60 के नीचे नहीं मिलेगा पूरा मार्केट में, जाओ ढूंढ लो। आप भी बोले ठीक है मैं कम से कम ढूंढ लेता हूँ, और भाई कहीं नहीं मिल रहा है, सब जगह 60 रुपीज केजी मिल रहा है। मम्मी ने 40 लिखवा दिया था, अब पता नहीं कहां से आएगा। अब मरता क्या नहीं करता, 13 तारीख आ गई, कल केक बना के खिलाना है मैडम को, तो जाहिर सी बात है लेकर के आप आ गए 1 किलो मैदा, क्या रेट पे, 60 रुपीज पर केजी पे। मम्मी को बताना मत अभी, नहीं तो आज के आज केक भी नहीं बनेगी। केक बना लो, मैडम को खिला दो, फिर आकर के घर पे हिसाब किताब देना, ठीक है। उससे पहले खुलासा भी मत करना है कि क्या करके आए हो। ये एक्चुअल हुआ काम, ठीक है। फिर वैलेंटाइंस डे मन गई, वैलेंटाइंस डे का बढ़िया कार्यक्रम हो गया, बढ़िया है, मैडम खुश हो गई। तो मम्मी ने बोला कि अब तेरा हो गया ना वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, काश इतने ओपननेस होती ना सोसाइटी में, नहीं है इतनी ओपननेस, पर मान लो मम्मी बोली ठीक है तेरा वैलेंटाइन हो गया ना,
तो अब तू बता, हिसाब दे हिसाब। तो आपने हिसाब दिया कि मम्मी मैदा लेकर के आया था मैं 1 किलो। मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है 1 किलो मिला ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मम्मी बोली बचा कितना? तो आपने बोला मैदा मैंने कंज्यूम कर लिया पूरा 1 किलो। मम्मी को पहला सदमा तो यहां लग गया, मैं है तेरे को बोला था 400 ग्राम में बनेगा। हाँ मम्मी, लेकिन मेरा 1 किलो लग गया, पता नहीं क्यों। 1 किलो मैदा, क्या केक क्या बनाया? मम्मी का तो यही सवाल आ रहा है, केक बनाया था या कुछ और बनाया था, क्या बनाया था? 1 किलो कैसे लग गया तेरा? ठीक है, मम्मी ने बोला बता क्या रेट पे आया था? आपने बोला मम्मी 60 रुपीज के जी में आया था, वो ऊपर वाली रेट ही आपने कोट करी। एंड मम्मी हैज गॉन इनटू अ स्पाइरल किया, मेरा ये क्या बेटा है, चप्पल निकल गई है, पढ़ने ही वाली है। तो सबसे पहले गालियां तो इसी बात की पड़ रही है कि तू महंगा लेकर के आया, दूसरी गाली इस बात की पड़ रही है कि 400 ग्राम कोई लगता है? तुम लगाया है 1 किलो। भाई 400 ग्राम लगने वाला था, तुम 1 किलो लगा दिया, कुछ तो थोड़ा बुद्धि लगाता। तो आपके मन से निकल गया, मुंह से निकल गया कि मम्मी मम्मी इतना तो लगेगा ना 2 केक बनाने में, 2 केक। मम्मी इज लाइक 2 केक किसके लिए? तो आपने बोला एक नहीं 2 मैडम है, और आप डिसाइड नहीं किया कौन सी मैडम फाइनल है, तो आप दोनों के लिए केक बना रहे थे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बात शुरू हो गई। ठीक है, इस बात पे अपने बाद में आ जाएंगे, पर आप एक नहीं 2 केक बना रहे थे जनाब। तो अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। 2 केक बना रहे थे तो आपकी कंजम्पशन 1 किलो हुई है, तो अब सारा हिसाब रीड्रॉ कीजिए फॉर 2 केक्स, नॉट फॉर 1 केक। समझे? तो आपके पास जो शुरुआती इंफॉर्मेशन थी वो 1 केक के हिसाब से थी, तो ये आपकी बजटेड इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अब एक्चुअल हालात एकदम बदल चुके हैं, वक्त बदल गया, समय बदल गया, जज्बात बदल गए। आप तो भाई साहब बड़ा खेल खेल रहे थे, आप बना रहे थे 2 केक। अब जब आप 2 केक बना रहे थे तो रिविजिट करके मुझे यह बताइए कि मैदा कितना लगना चाहिए था, इसका आप एक असेसमेंट करिए, उसको हम अब से कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितना लगना चाहिए था? ठीक है, हाउ मच मैदा शुड हैव बीन कंज्यूम्ड। आपको कितना मैदा कंज्यूम करने का था, अब ये बताइए आप। मम्मी पहला तो ये समझ नहीं पा रही, 2 बहुरानी कैसे हैंडल करूंगी मैं। वो अलग बात है, मम्मी को पता ही नहीं है ये दोनों ही बहुरानी नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बार के लिए भाई 1 केक का हिसाब मम्मी ने दिया था, 1 केक में लगेगा 400 ग्राम। अब मम्मी को आप जैसे तैसे एक बार बोल रहे हो, मम्मी एक बार उसको भूलो, हिसाब में आओ वापस। मैंने 2 केक बनाई है, अब इसमें कितना केजी लगना चाहिए था मैदा, ये तो बताओ। तो मम्मी भी बता रही है और आपको भी पता है कितना इसमें ग्राम्स लगना चाहिए था। क्या आप सभी लोग वो ग्राम्स मुझे बता सकते हैं? अब सारा हिसाब केजी में करेंगे, ठीक है, ऑल द हिसाब इन केजी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना क्वांटिटी यहां लगना चाहिए था? जवाब देते जाओ भाई, साथ साथ जवाब दोगे ना मजा आएगा। इन द चैट प्लीज राइट डाउन हाउ मच मैदा शुड हैव बीन यूज्ड in order to produce 2 cakes. Now we are not dealing with 1 cake, now we are dealing with 2 cakes now. तो बच्चे बोल रहे हैं सर 0.8 kg यानी कि 800 ग्राम टोटल कंजम्पशन होना चाहिए था हमारा, 0.8 kg। तो अब देखो आपका ये 400 ग्राम अब इररिलेवेंट हो गया है, ये 400 ग्राम्स आपके लिए एक बजट क्वांटिटी था, पर आपके एक्चुअल तो बहुत ही अलग हिसाब किताब है। तो आपको स्टैंडर्ड्स पे उतरना पड़ेगा। किस पे उतरना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स पे। तो पहला स्टैंडर्ड आपके पास में आ गया विच इज एस क्यू। क्या आ गया? एस क्यू। एंड ये एस क्यू क्या है? ये एस क्यू है कि जो तुम्हारे एक्चुअल आउटकम है वो एक्चुअल आउटकम के हिसाब से कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था। अब देखो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तुमको लगना चाहिए था 0.4 kg पर केक, पर तुमने कितनी केक्स बनाई? 2 केक्स बनाई। तो ये 2 केक्स है एक्चुअल क्वांटिटी या फिर एक्चुअल आउटकम, ये है एक्चुअल आउटकम, और ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड कंजम्पशन पर केक। माय सेकेंड क्वेश्चन इज, अच्छा इसका रेट तो मम्मी ने बताया ही था कि जो भी खरीद करके लेके आए उसका रेट मम्मी के हिसाब से 40 रुपए केजी होना चाहिए था।
सो दिस वाज योर स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपके लिए बेंचमार्क था कि आपका खर्चा होना चाहिए था 40 रुपीज के हिसाब से। अब इसी के अगेंस्ट आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या निकली, आपने एक्चुअल में क्वांटिटी जो कंज्यूम कर दी वो है 1 kg, नॉट 0.8 kg बट 1 kg, एंड आपने एक्चुअल में जो प्राइस दिया वो भी है 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी। यहां तक की सिचुएशन समझ में आ रही? तो अब सिचुएशन कैसे क्लियर हो रही है, दिमाग लगाओ। एक केक बनानी थी तो उस केक पे 0.4 केजी मैदा यूज होना था और रेट आ रही थी 40 रुपीज के हिसाब से मम्मी की। पर हम तो ऐसी 2 केक बनाए, तो 2 केक बनाने की वजह से अब जो क्वांटिटी है वो हो गई 0.40 प्लस 0.40, रेट अभी भी 40 रुपए की ही है। तो मम्मी के हिसाब से ये दोनों केक 0.8 केजी में रेडी होनी चाहिए थी और इसकी रेट लगनी चाहिए थी 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से। जबकि आपने एक्चुअल में क्या कर दिया, आपने एक्चुअल में मैदा कंज्यूम कर दिया 1 केजी और उसकी रेट भी लग गई 60 रुपीज पर केजी। Now this information is standard information. Why standard? Because it accounts for your actual outcome. ये standard information क्यों है? क्योंकि इसने actual outcome का ख्याल रखा है, ये इस चीज को कंसिडर कर रहा है। अब देखो आपको भी पता है, इस बात की तो गाली नहीं पड़ेगी कि 400 ग्राम्स की जगह तुम 1 केजी लगा दिया। अब इस बात को समझा जाएगा कि भाई तुम केक भी 1 की जगह क्या बनाया, 2 बनाया। तो आप सबको अंदर ही अंदर पता है कि आपने 600 ग्राम्स वेस्ट नहीं किया, आपने 200 ग्राम्स वेस्ट किया है। क्या आप इस बात पे मानते हो कि नहीं मानते हो? यस या नो में चैट में जवाब चाहिए। फिर से मेरी बात सुनना, आपके मम्मी ने बोला था एक केक बनाने में 400 ग्राम्स लगेगा, सही बात था, आपने लगा दिया 1 केजी। आपकी मम्मी को शुरुआत में जब इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उनको लगा ये 600 ग्राम खराब किया, 600 ग्राम्स बर्बाद कर दिया। फिर आपने बोला नहीं नहीं मैंने एक नहीं 2 केक बनाया है, तो उन्होंने अकाउंटिंग करा कि 400 पर केक, तो 2 केक पे 800 ग्राम्स लगना चाहिए था। अब ये अगर 1000 ग्राम्स लगाया है तो इसने वेस्ट 200 ग्राम्स का किया है। तो ये क्लैरिटी तो आ गई ना, आपने 600 ग्राम्स वेस्ट नहीं किया है, आपने 200 ग्राम्स वेस्ट किया है। यस या नो में इसके ऊपर मुझे फीडबैक दो। आपने वेस्ट किया है 200 ग्राम्स, नॉट 600 ग्राम्स। इस चीज पे क्लैरिटी चाहिए, यस या नो में प्लीज जवाब दो। बच्चे बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर, ठीक है परफेक्ट है। यहां तक सबको समझ में आया कि हाँ सर हमारा 200 ग्राम का ही वेस्ट हुआ है। तो मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने अच्छे से अब रख तो चुका हूं। अब हम लोग आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मम्मी के हिसाब से अगर वो ये मान भी रही हैं कि 0.8 केजी आपका यूज होना चाहिए था केक और उसका दाम लगना चाहिए था 40, तो मम्मी के हिसाब से ये पूरा कारनामा करने में भी 32 रुपीज का खर्चा आना चाहिए था। कितने रुपीज का खर्चा? 32, और आपका खर्चा आ गया 60 का। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि हाँ भाई 28 रुपए हमने ज्यादा खर्च कर दिए? वी हैव स्पेंड 28 रुपीज एक्स्ट्रा। हाउ डू वी नो दिस? वेरी सिंपल, अगर हम एक्चुअल आउटकम को ध्यान में रखें, हम स्टैंडर्ड को ध्यान में रखें, तो भी ये 32 रुपीज का खर्चा बनता था। हमने इसके लिए खर्चा कर दिया 60 रुपीज, तो क्या हमने 28 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर दिया? क्या हैव वी स्पेंट 28 रुपीज एक्स्ट्रा? अब आप समझिए, ये 28 सही फिगर है, पर अगर आपकी मम्मी पुरानी बात ही पकड़ के बैठती तब तो भैया बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता। पुरानी बात ये थी कि मम्मी ने कहा था कि आपका केक पे खर्च होगा 400 ग्राम्स और रेट लगेगा 40 का, तो मम्मी तो उस समय 16 रुपए का ही खर्चा पकड़ी थी। 16 वर्सेस 60, 19-21 का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। मम्मी पहले तो उसके लिए एकदम रेडी थी कि तुमको बैश करे कि हम तो तेरे को बोला था 16 रुपए का खर्चा करने के लिए, तू तो 60 का कर दिया।
आप एक बार के लिए वो जोक मार सकते हो, मम्मी आपने 16 बोला था क्या, मुझे 60 सुनाई दिया। हाँ, हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। 16 60 क्लियरली डिफरेंस है, लेकिन ये कंपैरिजन करना रॉन्ग है, क्योंकि एकदम से हालात भी तो बदल गए। आप एक केक बनाते बनाते दो बना दिए, तो कंपैरिजन शुड नॉट बी डन ऑफ 16 वर्सेस 60। 16 वर्सेस 60 जब आप करते हैं तो आप बजट वर्सेस एक्चुअल करने लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको भी अंदर से फीलिंग आ रहा है कि हाँ गलत है गलत है गलत है, बजट कुछ और था, एक्चुअल कुछ और हो गया, तो इनका कंपैरिजन सही नहीं है। तो आप एक दूसरी फिगर लेकर के आए, वो है 32 रुपीज की फिगर। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आपने कंपैरिजन किया विद एक्चुअल कॉस्ट, उससे जाकर के जो वेरिएंस आएगा उसको सही मायने में हम वेरिएंस कहेंगे। मानते हो इस बात को? इस पे भी बच्चे बोल रहे हैं यस यस यस, परफेक्ट। तो सारी सिचुएशन वापस समराइज कर रहा हूं आपके सामने। समरी समरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 0.8 kg। ये कैलकुलेट करने के लिए हमने 0.4 kg लिया और 2 केक से इसको मल्टीप्लाई किया। सो इसमें एक्चुअल आउटकम को कंसिडर किया। स्टैंडर्ड प्राइस मम्मी ने बोला था 40 रुपीज पर केजी में मैदा आ जाएगा। आपने एक्चुअल में 1 केजी यूज कर दिया और आपका प्राइस लगा है 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से। आपने अभी अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका आया 32 रुपीज का, और आपने एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया, एक्चुअल कॉस्ट आया आपका 60 रुपीज का, और आप 28 रुपीज को वेरिएंस मान रहे हो। ये अभी तक का अपना समरी है। यू हैव नाउ कंसिडर्ड कि हाँ आपसे गलती हुई है और आपने 28 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हुआ किस वजह से? या तो तुम प्राइस ज्यादा देकर के आए, या तो तुमने मटेरियल का यूसेज ठीक से नहीं किया। हम अंदर ही अंदर जानते हैं दोनों ही काम हुआ है। प्राइस भी गलत दे के आए हैं और मटेरियल का यूसेज भी गलत हुआ है। मटेरियल भी ज्यादा यूज कर दिया और प्राइस भी ज्यादा दे दिया, इसके वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही बताता है आपको कि पहले तो समझ तेरा फर्क क्या है और फिर उसका एनालिसिस कर कि क्यों हुआ। ये आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आपको एक डायग्राम समझ में आ गया तो। पहले आप समरी लिख लो, या एग्जाम्पल लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? आई थिंक लिख रहे थे। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे थे या कुछ भी है तो ये वाला सिर्फ इतना सा समरी लिख दो। समरी के बाद एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा ये। बोलो जी, लिख लिया? आओ जी, इस डायग्राम पे आओ। यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं प्राइस, यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं क्वांटिटी। मम्मी ने बोला था 0.8 kg तुम्हारा स्टैंडर्ड लगना चाहिए, आपने लगा दिया 1 किलो। मम्मी ने बोला था 40 का रेट लगना चाहिए, आपने लगा दिया 60 का रेट। तो अगर हम मम्मी की बात करें तो दिस वाज द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड फॉर अस। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है उसमें हम लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। कोई भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है।
सो इट वॉज 0.8 kg इंटू 40 रुपीज पर केजी। तो आपका 32 रुपीज का जो खर्चा आया था वो एक्सप्लेन करता है ये वाला स्क्वायर या रेक्टेंगल, आप जो भी बोलो। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बात समझ में आती है? ये बनाओ साथ साथ में। दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जो ये आया ये है आपका एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होगा ए क्यू इंटू एपी। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी लगी 1 किलो और एक्चुअल प्राइस आप देकर के आए 60 रुपीज पर केजी। तो आपका खर्चा हो गया 60 रुपीज का। तो आपका स्टैंडर्ड खर्चा था 32 का, आपका एक्चुअल खर्चा हो गया 60 का। तो ये जो बीच का फर्क है ये बीच का जो फर्क है ये आपका वेरिएंस है। दिस इज योर वेरिएंस। So your blue zone indicates your variance. ये वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस हो गया 28 रुपीज का। So this is variance and ये वेरिएंस हो गया 60 minus 32 and that is 28 rupees. 60 minus 32 that is 28 rupees का। ये ब्लू जोन पूरा आपका वेरिएंस हो गया। जस्ट इन केस आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे तो यहां पे मैंने कलर भी डाल दिया कि भैया ये ब्लू जो है ये इंडिकेट करता है वेरिएंस को। क्लियर? अब इस वेरिएंस के दो टुकड़े करेंगे हम। इस वेरिएंस के दो टुकड़े करेंगे हम। एक टुकड़ा हो गया ये नीचे वाला और एक टुकड़ा हो गया ये ऊपर वाला। दोनों के लेंथ और ब्रेथ को नोट कर रहे हैं हम। इधर में जो इसकी हाइट है वो हाइट है इधर से इधर, ये इतनी हाइट है। इस हाइट को अगर आप मेजरिंग स्केल पे देखोगे तो ये 40 डिनोट कर रहा है। 40 मतलब एसपी। और इसकी जो ब्रेथ है वो ब्रेथ है इन दोनों का गैप, यानी दोनों का गैप 1 kg एंड 0.8 kg। तो वो डिफरेंस है बिटवीन एस क्यू एंड ए क्यू। तो ये हो गया एस क्यू माइनस ए क्यू। ये हो गया आपके लिए आपका एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूले पे अपने थोड़ी देर में आएंगे, पर मैं इसका लेंथ और ब्रेथ का ही बात कर रहा हूं। सो दीज आर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में जो हमारी हाइट है वो हाइट है ये वाला गैप। ये है 40 और 60 के बीच में फर्क। तो 40 और 60 जो है उसके फर्क को हम कहेंगे
एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी, और जो इसकी ब्रेथ है वो ब्रेथ है यहां से लेके यहां तक, यानी कि AQ तक, तो ये हो गया AQ यहां पे। सो ये डायग्राम आप इस तरह से कंप्लीट कीजिए। ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ वाली ही बात है। दिस इज अवर लेंथ एंड दिस इज अवर ब्रेथ। इनको आप अच्छे से प्लॉट कीजिए प्लीज। डायग्राम कंप्लीट होते ही फॉर्मूले लिखेंगे, और फॉर्मूले लिखते ही आपको धीरे धीरे को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड राइट नाउ एंड द फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू अप्लाई लेटर। बनाया क्या डायग्राम आपने? कंप्लीट हुआ ये? इसके दो हिस्से हुए हैं, वो हिस्सा यहां से हुआ है, एंड दिस एक्सप्लेन्स द टोटल वेरिएंस। ये टोटल वेरिएंस के दो हिस्से एक्सप्लेन करता है। अब मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये हो गया आपके लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे सामने आ गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एक हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है AQ ब्रैकेट में SP माइनस AP, एंड यूसेज वेरिएंस हो गया SP ब्रैकेट में SQ माइनस AQ। इनको आप ऊपर से नोटिस कर सकते हैं। ऊपर में हमने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अभी इतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा, बट ग्रेजुअली आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। अभी आपका काम है सिर्फ इसको लिखना। ये फॉर्मूले प्लीज लिखिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर हम अपने फॉर्मूला से कनेक्ट करें, केक वाले एग्जांपल से कनेक्ट करें, तो 0.8 kg का हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना था, 40 रुपीज के हिसाब से प्राइस माना था। इसके विपरीत 1 kg पूरा लग गया और 60 रुपीज का रेट लगा, तो 32 के जगह 60 रुपीज लगा, तो हमारा -28 आ रहा है, यानी कि हमने 28 रुपीज का खर्चा एक्स्ट्रा कर दिया। माइनस का मतलब हमेशा होता है एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। सो आप भी मानते हैं कि हाँ आपने 28 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। अब बात आती है ये 28 रुपए 28 रुपीज का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुआ, ये किस वजह से हुआ? क्या आपने प्राइस गलत दे दिया या क्वांटिटी ज्यादा यूज कर दी? जवाब है दोनों ही काम किया। हमने प्राइस भी ज्यादा पे किया मटेरियल के लिए और हमने क्वांटिटी भी ज्यादा यूज की है, तो दोनों को कैलकुलेट करना है। प्राइस के लिए आपने देखा कि आपने 1 kg खरीदा, रेट लगी आपकी 60 की, सॉरी रेट थी आपके लिए 40 रुपीज की, आप रेट पे करके आ गए 60, तो आपका 20 रुपए का खर्चा जो एक्स्ट्रा लगा वो इस वजह से लग गया क्योंकि आपने प्राइस गलत दिया। अब बात आती है आपकी यूसेज की।
तो एसपी है आपका 40 रुपीज, आपके लिए क्वांटिटी डिसाइड हुई थी 0.8, लेकिन फिर भी आपने क्वांटिटी लगा दी 1 किलो, तो यहां पे आपका रिजल्ट आ रहा है 8 रुपीज, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरियंस। यानी ये जो -28 आपका आया, इसमें से दो रीजन है इसके। 20 रुपए तो इसलिए लग गए क्योंकि आपने मटेरियल महंगा खरीदा है, और 8 रुपए इसलिए एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि आपने यूसेज जितना सोचा था उससे ज्यादा कर दिया है। ये फॉर्मूले कहां से आए उसके लिए ऊपर वाला डायग्राम हेल्प करेगा, हालांकि इन फॉर्मूलों के पीछे का इंट्यूशन हम नेक्स्ट डे और ज्यादा गहराई में समझेंगे। अभी के लिए मुझे नंबर्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना था कि ये नंबर वाइज कैसा दिख रहा है। क्लियर है? यहां तक लिखा आपने? एवरीथिंग इज नोटेड डाउन? सब चीज नोटेड है? प्लीज बताइए मुझे, नोट लिखिए आप। लिखिए नोट्स, यहां तक पूरा लिखने के बाद नोट्स लिखिए, नोट्स। ये पूरा लिख लिया? डन? चलो लिखो नोट्स। फॉर क्वेश्चंस dealing with, for questions dealing with a single material, for questions dealing with a single material, all you need is to find 4 inputs: SQ, SP, AQ and AP. Of the four mentioned, SQ is the most critical input. SP and AQ are easiest. Sometimes AP is not given directly. Sometimes AP is not given directly. In that case, we can deploy this formula. AP is equal to actual cost by AQ. AP is equal to actual cost by AQ. अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया कि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है AQ इंटू AP। तो अगर AP आपको ढूंढना है तो जाहिर सी बात है AQ को आप एक्चुअल कॉस्ट के नीचे भी डालेंगे तो उससे भी AP आ जाएगा। बट ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता दिया कि सबसे डिफिकल्टी क्या होगा, SQ को पता करना। SQ होता क्या है? SQ is the quantity that should have been used given the actual outcome. So SQ है क्या? Quantity of RM that should have been used given
एक्चुअल आउटकम, कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था, ये देखते हुए कि हमारा एक्चुअल आउटकम क्या है। क्लैरिटी है? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा है, और ये यहां खत्म नहीं होगा, हम फॉर्मूलों को बहुत मल्टीपल टाइम ब्रश अप करते रहेंगे, बहुत टाइम, तो और क्लैरिटी दिन ब दिन आएगा। आज डे 1 पे ऐसा थोड़ा सा ऐसा फॉर्मूला देख देख के काम करना पड़ेगा, आई टोटली अंडरस्टैंड। हम अभी इसके ऊपर में बहुत बात करके आए हैं, पर फ्रिक्शन रहेगा, रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए 3 फॉर्मूले आपको सिखाए गए हैं, आपको उन 3 को ही यूज करना है, देख देख के यूज करना है, पर यूज करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस करेंगे हम। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जो मैंने आपको अभी गाइडेंस दी, उस गाइडेंस के हिसाब से आपको 4 इनपुट पता करने हैं। एक आपका एस क्यू, एक आपका एस पी, एक आपका ए क्यू, एक आपका एपी। अगर आपने इन चारों वैल्यूज को ढूंढ लिया तो मान लो आपके सारे रिजल्ट्स आ गए। इस सवाल में मेरे हिसाब से सब कुछ है आपके पास, एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो प्लीज। आपका एस क्यू क्या है, एस पी क्या है, ए क्यू क्या है, एपी क्या है, क्या आपके पास इसकी सारी जानकारी पहले से है कि नहीं है? प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिए। डू यू ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज 4 इनपुट्स और नॉट? Yes sir, we have everything, we have everything। SQ दिया हुआ है 50, SP दिया हुआ है 1, AQ दिया हुआ है 45 और AP दिया हुआ है 0.8। आपसे पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, यानी जो जो पॉसिबल है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट MCV, MPV, MUV। MCV का फॉर्मूला होगा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। कॉपी में करिए आप सभी। MPV का फॉर्मूला होगा AQ, अभी याद नहीं हुआ है, SP माइनस AP। और MUV का फॉर्मूला होगा SP ब्रैकेट में SQ माइनस AQ। Please apply these three formulas and see if you are getting these results or not. Please see if you are getting these results or not. F का मतलब होता है फेवरेबल। अगर आपका वैल्यू प्लस में आया है तो दैट इज अ फेवरेबल थिंग, माइनस में आता तो उसको हम कहते हैं अनफेवरेबल या फिर एडवर्स। अगर माइनस में रिजल्ट आता तो सो एफ का मतलब हो गया फेवरेबल। इन सारी चीजों को बाद में सिखाऊंगा आपको मैं, आज तो सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। अच्छा 9 ये आ रहा है, ये 14 आएगा क्या? चेक करें। 45 इंटू 0.8, ओके ठीक है, वो 14 आ रहा है। डन। सारे रिजल्ट्स अपने सामने हैं, मैंने फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले लगा करके हर एक की वैल्यू बस पुट करी है, और कुछ भी नहीं है। साउंड्स लाइक अ इजी क्वेश्चन। फॉर्मूले याद होने पे ये बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूले याद होना ऑब्वियसली एक टास्क है, धीरे धीरे याद होगा। अभी लॉजिक्स भी कई मैंने नहीं दिए हैं, अभी कई चीजें मैं वापस कल, अरे यार
कल की क्लास में वापस ये सब उठेगा, 30-35 मिनट का वार्म अप होगा, उस वार्म अप के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। बच्चे बोल रहे हैं डन सर। इफ इट इज डन, विल मूव इनटू द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही हम आ रहे हैं, मैं एक ही बात बस आपको बता दे रहा हूं, इस सवाल में चैलेंज सिर्फ एस क्यू निकालने का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एस क्यू की अमाउंट क्या है, बाकी छोड़ दो सब कुछ। मुझे सबसे पहले आप एस क्यू पता करके बताओ। योर चैलेंज इज ओनली दिस मच। आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, और जिस धुरंधर ने इसको ढूंढ के निकाला, मैं उसको मान जाऊंगा भाई। आपको क्या लगा पैसे दूंगा? नहीं दूंगा इतने से काम के लिए, लेकिन मान जरूर जाऊंगा कि अरे बेटा क्लास पे ध्यान दिया है, बुद्धि लगाया है। एसक्यू ढूंढना इतना आसान नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू नहीं है। आप सोचो कैसे आएगा। ऑल योर्स। नेक्स्ट 5 मिनट्स आर ऑल योर्स। बस एक लाइन इंटरप्रेट करवा देता हूं मैं। इस लाइन का मतलब यह है कि मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड इज इक्वल टू 100 kg। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप 100 kg का रॉ मटेरियल इनपुट के तरह यूज करोगे, तो उससे 70 kg का फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। सो फिनिश गुड्स बनेगा 70 kg, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल लगेगा 100 kg। क्या ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। बीच में तो अपना लॉस हो ही सकता है ना। अरे भाई दूध इतना यूज करते हैं, खीर तो इतनी ही बनती है ना। तो दूध ज्यादा यूज हुआ, खीर कम बनी है, ये तो सारे ही प्रोसेस में होता है। सो दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग योर। आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो 100 kg, और फिनिश गुड बन रहा है 70 kg का। चलो चलो, बताओ मुझे। बच्चे बोल रहे हैं 1,47,000। द आंसर इज नो। कोई पूछ रहा है 3 लाख। यस, 3 लाख करेक्ट है। 147 कैसे आया वो भी मैं सोच लेता हूं, कैसे आया होगा 147। कैसे आ सकता है? ओ आई गेट इट। अरे यार काम तो ठीक किया, पर गलत कर दिया। 147 जो भी किया कैलकुलेशन, मतलब दो चीजें एकदम ठीक पकड़ा है। जो दो चीजों पे नजर गई है एकदम ठीक गई है, पर कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया। इसको ऐसे करते हो ना आप लोग कैसे करते हो पता नहीं। हाँ, 100 kg आपने रॉ मटेरियल यूज किया, तो 70 kg फिनिश गुड बना। अब एक्चुअल में फिनिश गुड बना है 2,10,000 kg। तो रॉ मटेरियल कितना यूज होगा? तो इसको करते वक्त हम करते हैं 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, ऐसा करते हैं, है ना। अब आप करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम, चेक करो प्लीज। यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना इसको। भाई स्कूल का है यार, याद ही नहीं आ रहा मेरे को तो इसको क्या बोलते थे, तो ऐसे करते थे सॉल्व।
1,47,000 करते वक्त क्या किया पता है बच्चे ने? 2,10,000 ठीक पकड़ा, इंटू 70/100 कर दिया। गलती ये हो गई, 70/100 नहीं होगा, 100/70 होगा। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल ज्यादा यूज करते हो, फिनिश गुड कम बनता है। सो आप 2,10,000 में से 70 को डिवाइड करोगे और 100 को मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। सो 147 करने वाले ने ये कर दिया, ये गलत है, सही ये है। So yes, SQ is equal to 3 lakh kg. Let me write down all the critical inputs. SQ is equal to 3 lakh kg. SP is equal to 1 per kg. AQ is equal to 2,80,000 kg. And AP is not given. Oh my God. AP is not given. What can we do about this? AP भी बताओ भाई, AP क्या आएगा? AP what will be the value of AP? ये भी बताओ। What will be the value of AP? ये भी बताओ। सो सर एपी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। हमारा एक्चुअल कॉस्ट है ये यहाँ पे छुपा हुआ है 2,52,000। हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000। सो दैट इज 0.9 पर केजी। दैट इज 0.9 पर केजी। 0.9 per kg. अब इसमें देखो ये 280 के जगह अंशिका ने अभी डिवाइड किया 210 से। भाई समझो इस बात को, मैं आपको जो पूछ रहा हूं वो है एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। मैं आपको पूछ रहा हूं एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। आप अगर इसको डिवाइड बाई 2,10,000 कर दो, देन यू आर कैलकुलेटिंग एक्चुअल कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट। दैट इज नॉट बीइंग आस्क्ड। हम यहां जो भी काम कर रहे हैं ये मटेरियल के लिए ही कर रहे हैं, तो आउटपुट के लेवल पे क्या खर्चा आ रहा है वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। वी आर कैलकुलेटिंग इट ऑन द मटेरियल लेवल। तो पूरी कहानी आपको समझा देता हूं मैं वापस। कॉपी में लिखिए प्लीज, कॉपी में लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी of raw material given actual outcome। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी रॉ मटेरियल का लगता है 100 kg फॉर एवरी 70 kg ऑफ फिनिश गुड। हमको लगता है 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एवरी 70 kg ऑफ फिनिश गुड। और हमने कितना फिनिश गुड बनाया है एक्चुअल में? हमने बनाया 2,10,000 kg ऑफ फिनिश गुड। तो ऐसे में हमको लगना चाहिए था 3 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो SQ क्या आया? SQ इज टोटल kg इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास है एसपी। एसपी क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेरा रॉ मटेरियल का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 1 रुपी पर केजी। 1 रुपी पर केजी। फिर आ रहा है AQ। AQ is actual quantity of raw material consumed। actual quantity of raw material consumed। और एक्चुअल क्वांटिटी जो है, अब आप आउटपुट को मत देखिए, आउटपुट हो गया फिनिश गुड्स। जो सवाल में ये आउटपुट दिया हुआ है, ये आउटपुट है फिनिश गुड्स, ये मटेरियल यूज्ड है एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लेनी है? दैट हैज टू बी 2,80,000 kg। फिर आता है अपना एपी। एपी इज एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 2,52,000 divided by actual quantity of raw material which is 2,80,000, so that is rupees 0.9 per kg। that is equal to 0.9 per kg। पहला कैलकुलेशन अपने को बोला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला याद हुआ नहीं, कोई बात नहीं, फॉलो करें। आपका एसपी है 1, एसक्यू है 3 लाख और AQ है 2,80,000। तो आ गया 20,000 फेवरेबल। 20,000 फेवरेबल। फेवरेबल। दूसरा आपको पूछा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू AQ ब्रैकेट में SP माइनस AP। हमारा AQ है 2,80,000, SP वॉज 1, AP 0.9, तो ये हो गया 28,000 पॉजिटिव, ये हो गया फेवरेबल। थर्ड है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वैसे तो यूसेज और प्राइस को अगर आप मिला दो तो आ जाना चाहिए, सो वो आएगा 48,000, पर इसका भी अपना एक फॉर्मूला है एंड दैट इज SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP एंड दैट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1 minus 2,80,000 into 0.9, so that is equal to 48,000 favorable। पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल, इफ द नंबर इज पॉजिटिव इट इज फेवरेबल। अभी ग्रिप लाने में टाइम है, ग्रिप लाने में थोड़ा टाइम है, हड़बड़ाना किसी को है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बहुत इजी करेंगे। शुरुआत ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने करी है। आई हैव टॉट यू व्हाट इज बजटेड, आई हैव टॉट यू व्हाट इज एक्चुअल, आई हैव टॉट यू व्हाट इज स्टैंडर्ड, एंड देन मैंने कुछ डायग्राम वायग्राम दिखाया और सडनली उससे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। तो वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुडे, वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुडे। लेकिन इसके सारे बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे पता है? नेक्स्ट क्लास में। और ये मैजिक आपको बाकी चैप्टर्स में अभी फील नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है ना सब। जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसी कई क्लासेस होंगी जिन क्लासेस में आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को कम समझ में आया आज, लेकिन अगली क्लास और उस क्लास के बीच का जो इंटरवल है उसमें पता नहीं दिमाग कैसे वर्क करेगा। आज आप सबकॉन्शियसली इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करोगे, कल आप जब आप मेरे साथ बैठोगे आप खुद बोलोगे सर हमको इतना तो याद हो गया, आगे का बात करो। आज भले ही वो नहीं लग रहा हो, ये मैजिक अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
तो आज जितना हमने एफर्ट डाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये सारा चीज अगले दिन वापस वार्म अप होगा. फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ अवर क्लास नंबर 2 विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ, लेकिन आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके साथ कंप्लीट कर लिया एंड आई एम ऑफ द बिलीव कि बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हो गई फॉर दिस चैप्टर. चैप्टर को और खुल करके अपने समझेंगे. चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स अभी हमारे दिमाग में क्लियर हुए नहीं है. अभी हम सिर्फ फॉर्मेट की बात की है या फिर मैं बेसिक्स की बात की है. अगले दिन आते ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सामने लिखेंगे. आज हम सिर्फ जनरल डेफिनेशंस में थे. अगले दिन हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.